हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मॉक टेस्ट हमारे चैनल पर चल रहा है और ये मॉक टेस्ट आपका दिल्ली पुलिस 2020 और इसके साथ साथ राजस्थान पटवार के परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी की सीएचएसएल की परीक्षा हो या फिर एमटीएस की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुने हुए प्रश्न आपको इस मॉक टेस्ट में मिलेंगे। हिस्ट्री के 3 मॉक टेस्ट हम ला चुके हैं अभी तक और ये ज्योग्राफी का हमारा पहला मॉक टेस्ट है। तो इस तरह से हम जीके के, स्टैटिक जीके के सभी मॉक टेस्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उत्तर बताइए आपको। देखिए, सूर्य है, इसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले जो होते हैं खगोलीय पिंड, क्या क्या परिक्रमा क्या क्या करते हैं सूर्य के चारों तरफ? खगोलीय पिंड यानी कि इसको बोलते हैं ग्रह। ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर। उपग्रह भी परिक्रमा करते हैं, धूमकेतु भी परिक्रमा करते हैं, उल्का पिंड, शुद्ध ग्रह, ये सभी परिक्रमा करते हैं और इन सभी को मिलकर बनता है सौरमंडल। सूर्य और इसके साथ परिक्रमा करने वाले सभी को मिला के बनता है सौरमंडल। तो फिलहाल अभी हमारा ये प्रश्न है कि खगोलीय पिंड जो परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रह। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम क्या है कि पृथ्वी ये है अपनी धुरी पर घूमती है और अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और यहाँ पे सूर्य है, तो पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है और सारे ग्रह भी यहाँ पे चक्कर लगाते हैं इसके। यानी कि पृथ्वी डबल घूमती है। एक तो ये ऐसे ऐसे जा रही है और दूसरा ये ऐसे ऐसे घूम रही है, इधर से भी घूम रही है और ये रोटेट हो रही है यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमते घूमते रोटेट होती है। तो इसको किसने प्रतिपादित किया था? इसको कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। कोपरनिकस का ये रूल है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं और पहले कितने होते थे? 9 ग्रह होते थे। अब कितने हो गए ग्रह? 8 ग्रह। आपने सुना होगा कि 9 ग्रहों की स्थिति, मतलब जहाँ भी सुना होगा 9 ग्रह ही बोले जाते हैं, लेकिन अभी कितने ग्रह हैं? तो आप इसको ध्यान रखिए, 8 ग्रह हैं। क्यों 8 ग्रह हैं? क्योंकि अगस्त 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिकों का संघ जो है IAU की बैठक हुई थी। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुई थी। प्राग जो कि चेक गणराज्य की राजधानी है, यहाँ पे बैठक हुई थी अगस्त 2006 में। उस बैठक में डिसीजन लिया गया था कि यम यानी कि प्लूटो जो एक ग्रह था, उसको ग्रह का दर्जा उसका समाप्त कर दिया गया था। तो अब ग्रह कितने बचे हैं? 8 बचे हैं। तो प्रश्न अगर ये पूछा जाए किस ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, तो प्लूटो का। ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम। दोस्तों, सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा होता है? सबसे नज़दीक होता है बुध ग्रह, बुध जिसको बोलते हैं मरकरी। ठीक है, और इसके बाद आता है शुक्र ग्रह, शुक्र को बोलते हैं वीनस। वीनस के बाद आता है पृथ्वी यानी कि अर्थ। उसके बाद वीनस के बाद पृथ्वी के बाद मंगल को बोलते हैं मार्स। ठीक है, मार्स के बाद क्या आता है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर के बाद क्या आता है? शनि जिसको बोलते हैं सैटर्न। और इसके बाद अरुण यानी कि यूरेनस, वरुण यानी कि नेपच्यून। तो सबसे नज़दीक कौन सा हो गया? मरकरी। सबसे दूर कौन सा हो गया? नेपच्यून। और प्रश्न में आपके क्या दिया है? प्रश्न के हिसाब से जब सेट करेंगे इसमें, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो वीनस होता है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह जो होता है ये सबसे चमकीला होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और एक प्रश्न और आपको बता दूं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। ये दूरी आपको मालूम होनी चाहिए कि सूर्य के बाद सबसे नज़दीक कौन सा होता है, सेकंड उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में हमेशा आता रहता है। और ये चमकीला ग्रह कौन सा है ये भी मालूम होना चाहिए। सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? तो देखिए, हमने आपको बता ही दिया था, नेपच्यून सबसे दूर है। ठीक है, कौन सा ग्रह
गर्म ग्रह है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ईजी है। गर्म कौन होगा? सूर्य के पास तापमान ज़्यादा होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक जो रहेगा वही तो गर्म होगा। और सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। तो ऑप्शन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुध। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? लगभग की बात की गई है यहाँ पे, तो एग्जैक्ट की बात नहीं की जा रही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। वैसे इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एग्जैक्ट कितना होता है यहाँ पर लगभग पूछा गया है, एग्जैक्ट होता है 5760 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लगभग पूछा गया तो इसको लगभग 6000 मान लेते हैं। ठीक है। सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन सी होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य का जो संगठन होता है हीलियम और हाइड्रोजन से होता है। ऑप्शन डी सही है। बिना उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह जिसके ऊपर कोई उपग्रह ही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध यानी कि मरकरी और शुक्र यानी कि वीनस, ये दो ग्रह हैं जिस पर कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार एग्जाम में आया ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है कि सूर्य को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब कितना समय लगता है आप बताइए? 8 मिनट लगता है इसका टाइम। लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है वो है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ये 16.6 सेकेंड और 8 मिनट पूरे लगते हैं। लेकिन 8 मिनट याद रखिए आप, 8 मिनट ही ऑप्शन आता है, पूरा एग्जैक्ट नहीं आता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है इसका सही उत्तर है चंद्रमा। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़े ग्रह की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि ग्रह जो है साइज़ के हिसाब से किस साइज़ के घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है बृहस्पति, जुपिटर। इसका उत्तर जो कि सही है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो जुपिटर के बाद क्या आएगा? जुपिटर के बाद आएगा आपका शनि आएगा। शनि यानी कि सैटर्न। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद अरुण आएगा। अरुण यानी कि यूरेनस। इसके बाद वरुण। वरुण यानी कि नेपच्यून। फिर आएगा आपका पृथ्वी, अर्थ। अर्थ किस नंबर पे आया? 5वें नंबर पे आया है। जब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं साइज़ के हिसाब से तो अर्थ 5वें नंबर पे आता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी किस नंबर पे आती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसके बाद फिर शुक्र, मंगल तथा बुध आते हैं। ये 3 ग्रह इसके बाद आते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी पर तो वायुमंडल पाया जाता है, इसके अलावा वह कौन सा ग्रह है जिस पर वायुमंडल पाया जाता है? एक ही ग्रह है जिस पर वायुमंडल पाया जाता है, मंगल यानी कि मार्स। इसीलिए मंगल मिशन वगैरह जो प्रोग्राम चल रहे हैं कि वहाँ पर जीवन की खोज की जा सकती है, क्या वहाँ पर रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता है, ये सारी चीज़ें खोज की जा रही हैं। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, नोट कर लीजिए, बहुत सारे परीक्षाओं में आता है। और एसएससी की जो 12th लेवल की परीक्षाएं होती हैं, एसएससी की क्या किसी भी राज्य की जो 12th लेवल की परीक्षाएं जिसमें क्वालिफिकेशन 12th मांगी जाती है, उन परीक्षाओं के लिए विशेष कर यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को, यानी कि अर्थ को। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है उसके हिसाब से 149 मिलियन किलोमीटर होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट है 149.8 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? दिन और रात कहाँ पर पृथ्वी में बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? दिन और रात होते कैसे हैं? तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है, उससे दिन और रात होते हैं बराबर। ये पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है
और एक रोटेशन पृथ्वी पूरा पूरा गोला जो है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर रोटेट करता है। ठीक है, तो ये वाला जो होता है इससे दिन और रात होते हैं, और ये वाला जो रोटेशन होता है इससे मौसम चेंज होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी जो अपने कक्षा में जो गति करती है वो किस तरह से करती है, किस डायरेक्शन में गति करती है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। सॉरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी अपसौर होती है। सूर्य और पृथ्वी, देखिए सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती रहती है, तो इनके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो कब होती है, ये ऐसे होता है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है। हेमिस्फेरिक, इसको क्या बोलते हैं, हेमिस्फेरिकल होता है ये। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इससे इसके सेंटर से जो है पृथ्वी की दूरी सबसे अधिकतम होती है, तो वो कौन सा दिन होता है, हमारे जो महीने बने हुए हैं उसके हिसाब से कौन सा दिन होता है। तो इसका सही उत्तर है 4 जुलाई को। 4 जुलाई भी बीती है। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम होती है कब, इसको उपसौर और अपसौर। उपसौर यहाँ बोला जाता है, देखिए कम को, और अधिकतम को अपसौर बोला जाता है। ठीक है, तो उपसौर कब होता है, एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका उत्तर है 3 जनवरी। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उन दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है 21 मार्च और 22 सितंबर। 2 दिन ऐसे आते हैं, भी 22 सितंबर भी आएगा, आप देखिएगा कि दिन और रात बिल्कुल बराबर होंगे उस दिन। 21 मार्च और 22 सितंबर 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। मतलब अगर देखा जाए तो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का जो डिफरेंस होता है 12-12 घंटे का होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण का जो कारण होता है वो होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं लोग, तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य ये है, पृथ्वी ये है, ठीक है, और ये इसका चक्कर लगा रही है पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। चंद्रमा जब यहाँ पे आ जाएगा, सूर्य और ये सन है, ये है अर्थ, इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, ये मून है, तब हो जाएगा क्या, चंद्र ग्रहण। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य का ग्रहण का क्या कारण होता है। तो सूर्य ग्रहण का जो कारण होता है वो जैसे चंद्र ग्रहण का होता है, ठीक उसी तरह से सूर्य ग्रहण का भी कारण होता है। तो चंद्र ग्रहण को मैंने आपको समझा दिया, अब सूर्य ग्रहण को भी समझा देते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना। तो इन दोनों को समझ लीजिए, देखिए चंद्र ग्रहण, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आना, और चंद्र ग्रहण पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना। ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। पृथ्वी अगर यहाँ पे आ जाएगी, ये पृथ्वी आ गई यहाँ पे, तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। जब चंद्रमा यहाँ से घूमते हुए यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा देखिए 2 स्थिति हैं, एक तो यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा चंद्रमा। तो अगर यहाँ पे आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जब पृथ्वी बीच में आएगी तो क्या, कौन सा ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। जब चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। तो इसको इस तरह से समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, इसको बहुत ध्यान समझिए। ये दोनों अनगिनत बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए इसको फिर से समझिए एक बार। ये है सूर्य और ये है पृथ्वी, अर्थ, ये है सन।
चंद्रमा मून ये है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है ऐसे, ये मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता रहता है मून, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, इसका यही काम है, इस पर घूमते रहना। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी इधर से घूमती रहती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। अब ये इस पर घूम रही है और ये इस पर घूम रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो मून है ये खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों यहाँ पे जब आएगा, जब ये मून यहाँ पे आएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश किस पर नहीं पड़ेगा, पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। तो कौन सा ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण। और जब ये यहाँ पे नहीं रहेगा, जब ये इसको काट दीजिए, जब ये यहाँ पे रहेगा तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि बीच में पृथ्वी है यहाँ पे, तब कौन सा ग्रहण होगा, तब चंद्र ग्रहण होगा। तो इस तरह से इसको समझ लीजिए। तो दोस्तों ये था आज के क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।